मुझे जहां तक याद है लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, VRMS डिराइव किया √3p/ρ, p और रो के टर्म में यही आ जाता था 3RT/m। यहाँ पे m क्या है? मोलर मास एंड SI यूनिट में पुट करना है। जैसे ऑक्सीजन गैस हमने लिया था, शायद ऐसा सवाल लिया था, तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना पुट करेंगे? 32 ग्राम। 32 ग्राम यहाँ पे लिखोगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, सारा टर्म्स SI यूनिट में होना चाहिए। एंड दिस मस्ट बी इन केल्विन T। R इज गैस कांस्टेंट। इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एंड देन हमने ये डिस्कस किया टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैंपल ऑफ गैस। एक सैंपल लिया, कंटेनर लिया, इसमें सर्टेन गैस है, लेट्स सेट प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल सपोज N है। तो अगर टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, और ये आ जाता है हाफ टोटल मास इनटू VRMS²। ये कैसे इतना आता है वो मैंने डिस्कस किया था, हाफ m इंटू V1² प्लस V2² प्लस सो ऑन, यही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो इसको डिवाइड कर दिया था n से और n से मल्टीप्लाई कर दिया था, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो ये हो जाएगा टोटल मास, और यही है V²RMS। और ये डेरिवेशन से कितना आ जाता है फाइनली? 3pV/2, या टेम्परेचर के टर्म में 3/2 nRT। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, R इज गैस कांस्टेंट, रफली इसका वैल्यू 25/3 जूल यूनिट में देख लो, पर मोल पर केल्विन लिया जाता है। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ गैस। R कौन सा गैस है इस पे डिपेंड नहीं करता, सबके लिए कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो यहां से देखोगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ एनी गैस, n मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो या n मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हो या n मोल हीलियम गैस है, सबका सेम रहेगा। एंड यहां से हमने बताया कि 1 मोल के लिए तो सेम रहा है, या n मोल के लिए। इफ वी टॉक अबाउट per molecules, so we will put average translational kinetic energy, because molecules का एनर्जी चेंज होते रहता है ना। एवरेज हर मॉलिक्यूल्स का सेम रहेगा अगर सेम टेम्परेचर है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल्स हो या हीलियम का हो या नाइट्रोजन हो। इट इज translational kinetic energy that will be same at same temperature, not VRMS। VRMS जो होता है वो मोलर मास पे, उसके मास पे डिपेंड करता है। इतना चीज हमने डिस्कस किया था, हमने क्विकली इसको रिवाइज कर लिया। किसी को डाउट इसमें? एक सवाल HC वर्मा का सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि तुम्हारे रूम में विंडोज ओपन है, डोर ओपन है ना, और ये सवाल किया था क्या तुम्हारी क्लास में? इसमें सर्टेन एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है, तो सारे एयर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी लेट्स के है जो इसमें है रूम में। अभी रूम का टेम्परेचर मॉर्निंग है, मॉर्निंग में टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सी है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी के है। नाउ दोपहर में
इसका टेम्परेचर हो गया सपोज 35 डिग्री सी। सो इस रूम में जो एयर है उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया k डैश। सो k डैश एंड k में क्या रिलेशन होगा? इज इट इक्वल, ग्रेटर, लेसर? इक्वल। चलो इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्रेटर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेसर। तो ये इक्वल होगा। रीजन इज यस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या नंबर ऑफ मोल्स उसमें सेम रहेगा? ये क्या कर सकते हैं, मैंने एक हिंट दिया था। सो बेहतर हम लोग इससे जाएं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहेगा, वॉल्यूम रूम का वही है, इसलिए इफ यू गो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू विल फाइंड दैट दिस विल बी इक्वल। ओके सर, इससे क्यों नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, सो व्हाट विल हैपन, एंड विल डिक्रीज। अब इसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन पर मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अर्लियर वन। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था क्या बच्चों के, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, हाइड्रोजन का बहुत कम है, ऐसा क्यों? यस सर। हाँ सर। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए पढ़ाया था क्या? हाँ सर। पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में? केमिस्ट्री में पढ़े नहीं थे। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, जब मैं केटीजी पढ़ा रहा था तो उस समय कहा था कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन टाइम बहुत ही कम है ना, ये सारी चीज हम डिस्कस किए थे। तो अगर किसी टाइम पे एट एनी पर्टिकुलर टाइम अगर मैं डिस्कस करूं कि मॉलिक्यूल्स के स्पीड्स क्या क्या है ना, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v और इधर लेते हैं dn अपॉन dv, तो ये क्या है dn बाई dv वो बताता हूं। लेट्स v स्पीड से लेकर के v प्लस dv इस इंटरवल में मूव करने वाले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn है। dv का इंटरवल लिया, यूनिट का इंटरवल लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे v स्पीड से dn बाई dv। तो अगर dn बाई dv वर्सेस v अगर ग्राफ लिया जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये आगे और ऐसे टच कराना है। So this is the graph, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा उससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, उससे ज्यादा स्पीड लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम मूव कर रहा है, और स्पीड बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम मूव कर रहा है। दिस इज एट एनी टेम्परेचर। ओके, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रहता है सिचुएशन। तो ये dn बाई dv है क्या? हालांकि ये पूरा एक्सप्रेशन पढ़ना नहीं है कि कितना है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख रहा हूँ dn बाई dv, दिस इज फंक्शन ऑफ
V होगा। कितने मॉलिक्यूल्स V से BB रेंज में मूव कर रहे हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन क्या स्पीड है, दिख रहा है, स्पीड का फंक्शन है। दिस कम्स आउट एज ये याद नहीं करना है, जस्ट एक आइडिया देख लो कैसा होता है। 4 पाई n m अपॉन 2 पाई k t टू द पावर 3/2 v स्क्वायर e to the power minus mv square upon 2kt। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। n क्या है यहाँ पे, n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। नैन पटेल कहाँ थे अभी तक? डिस्कनेक्ट हो गया था सर। डिस्कनेक्ट हुआ था या अभी ज्वाइन किया? डिस्कनेक्ट हुआ था सर, पहले से ज्वाइन किया है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाकी सब टर्म पता है। m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। अब देखना ये v स्क्वायर का भी फंक्शन है डायरेक्टली, और e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अगर v बहुत छोटा है, 0 को टेंड कराती है, फंक्शन बहुत छोटा होगा, फिर बढ़ेगा, फिर v बहुत बड़ा होगा, तो ये तो बहुत बड़ा है, बट बच्चों ये बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि ये माइनस पावर है, इसलिए ये कम हो जाता है। तो ये दो फंक्शन है। नाउ हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी देखा, जिस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मूव कर रहा है उस स्पीड से, इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। We denote it by VP। देखो ग्राफ किसके किसके बीच में है, dn by dv मतलब फंक्शन ऑफ v, ये वाला टर्म, और वर्सेस v। अब देखो ये मैक्सिमा है, हो सकता है केमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाएगा हो, बट फिजिक्स में पढ़ो तो ये वीपी कैसे आएगा। तुम लोगों ने वीपी का वैल्यू याद कर लिया होगा। वीपी का वैल्यू क्या आता है, रूट 2RT by m। RT बाई कैपिटल M या रूट 2KT बाई स्मॉल m। डिफरेंस पता है? तो ये आया कहां से? जो बच्चों को लगता है कि कहां से आया, तो ये देखो, ये और इसके बीच में ग्राफ है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है, dy अपॉन dx इज 0। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, उस समय जो वेलोसिटी आएगा वही वेलोसिटी vp होगा। इसको डिफरेंशिएट इक्वेटेड टू 0 बिकॉज ये मैक्सिमा है। ये कैसे आया क्लियर? आईआईटी पूछेगा, आईआईटी ये नहीं पूछेगा कि एफबी क्या है, आईआईटी पूछेगा कि एफबी अगर दिया हुआ है, सपोज उसने मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन, कहा मैक्सवेल के बाद कोई साइंटिस्ट आ गया
और उसने कहा कि नहीं थोड़ा सा इक्वेशंस में चेंज है, ऐसा इक्वेशंस डिफाइंड है, तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? लिख लो, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये बच्चों कंसेप्ट है, ये सीखने वाली चीज है, ये तो रट्टा मारने वाली है। किसी को दिक्कत इसमें? जो सीखने वाली चीज है, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर पूछा जाए वी एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे अगर क्लास एवरेज पूछा जाए तुम लोगों का, मैंने कहा था एवरेज एज, तो तुम क्या करते हो, एक का 14 साल है, एक का 15 साल है, एक का ऐसे करके सबका ऐड करते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हो। लेकिन कोई कह दे कि नहीं 5 बच्चा है जिसका 14 ईयर है, 10 बच्चा है जिसका 15 साल एज है, तो ऐसे करते हो ना, 5 इंटू 14 प्लस 10 इंटू ईयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस सर। सो नाउ यहां पे देखना, ये कह रहा है कि कोई भी वेलोसिटी v से dv, लगभग v से मूव करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो dn मॉलिक्यूल्स हैं। dn मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव करेगा? v से लेकर के v प्लस dv, dv तो बहुत छोटा है, सो मुझे अगर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, dn मॉलिक्यूल्स जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है। तो जैसे हमने कहा कि 5 बच्चे जिनका 14 साल, तो 5 इंटू 14 प्लस ऐसे, तो dn मॉलिक्यूल्स v से मूव कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया और ऐसे से सबको ऐड करना है, ऐड कर लिया, तो dn इंटू v अपॉन dn का इंटीग्रेशन, ये क्या बता देगा? एवरेज स्पीड। चलो ये एवरेज स्पीड, ये समझा क्या? क्या था, 5 बच्चे 14 साल, 5 इंटू 14 Yes, sir. ऐसे से सबको ऐड किया, तो dn इंटू v का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इंटीग्रेशन। तो सर यहाँ dn क्या है? dn बाय dv को fv कहा था, तो जाएगा fv जो फंक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, fv इंटू v into dv और dn, तो ये dv हो जाएगा इंटू dv डिवाइड बाई dn fv dv fv dv का इंटीग्रेशन। क्लियर? सिमिलरली कहोगे सर यहाँ पे आप v एवरेज डिफाइन किया, और अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सही मान कर लिखते हैं तो v एवरेज कितना आता है? केमिस्ट्री में पढ़ चुको, जस्ट रिवीजन हो रहा है, root 8 rt by pi m RT by pi m, ये आ जाता है। किसी को मन कर रहा है, किसके पास टाइम है, तो ये फॉर्मूला में लिखेगा इंटीग्रेशन, अगर तुम्हें आता है, अभी शायद नहीं आता उस लेवल का, बट बाद में जब सीखोगे 12th में यू कैन डिराइव। बट अगर कोई सिंपल सा फंक्शन दे दिया आईआईटी fv का थोड़ा सा जो इंटीग्रेट तुम अभी भी कर सकते हो, तो यू कैन फाइंड दिस f एवरेज। सो दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नहीं है। If we define average of a square of a speed, क्या डिफाइन करना है? एवरेज ऑफ
स्क्वायर ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड डिफाइन किया तो dn इंटू v का इंटीग्रेशन, स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या करेंगे, dn इंटू v स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dn का इंटीग्रेशन। ये क्या बताएगा, v स्क्वायर का एवरेज, और इसी को हमने क्या कहा है, v स्क्वायर RMS। तो v स्क्वायर RMS कैसे होगा, dn v स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाय dn। और ये जब करोगे, और ऑलरेडी मैं दूसरे तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था, वो आता था 3RT बाई m या 3KT बाई स्मॉल m। इज इट क्लियर? तो ये सबके नोटबुक में होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार मैंने फिर से थोड़ा सा फ्रेश में इसको लिख दिया है, मैं एक बार बता देता हूँ, अभी शायद थोड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाया। दिस इज द फंक्शन dn by dv। व्हाट इज dn? dn is number of molecule moving with the speed ranging from v to v plus dv। जैसे 100 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज dn। तो ये अभी गैप जो लिया है, इंटरवल लिया 1 मीटर पर सेकेंड का, तो dn बाई dv को बोलेंगे कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं v स्पीड से पर यूनिट इंटरवल। और ये फंक्शन ऑफ v आता है, और इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया dn बाई dv वर्सेस v। ये एक्सप्रेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ ध्यान में रखना है। देखो ये v स्क्वायर का फंक्शन है और e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर है। तो जब v बहुत छोटा होगा तो ये बहुत छोटा होगा, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ रहा है, बट v बहुत ज्यादा स्पीड करोगे तो ये टर्म तो बहुत बढ़ेगा, बट देखो e टू द पावर ये माइनस mv स्क्वायर है, तो ये टर्म्स बहुत छोटा होगा, माइनस है, तो बहुत बड़ा v में v क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ। देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट विच सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद दिस स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यहाँ पे कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वी विथ रेस्पेक्ट टू वी मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 होता है। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर निकालना है वीपी, तो ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन। और ये जब करोगे तो ये इतना आ जाता है √2RT बाई m, या k के टर्म में कहोगे तो 2KT बाई स्मॉल m। m इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। वीपी क्या बोलेंगे, स्पीड विथ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड है, dn मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है v से लेकर के v प्लस dv, मतलब लगभग v से, तो dn इंटू v, इसका इंटीग्रेशन सबको ऐड कर दिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, dn का इंटीग्रेशन। और अगर इस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाता है √8RT बाई पाई m कैपिटल M, या √8KT बाई पाई m। m is the mass of 1 molecule, capital M is the mass of 1 mole। यहां तक में दिक्कत कुछ? फिर बच्चों हम लोग वीपी देख लिए, वी एवरेज देख लिए, वी स्क्वायर का एवरेज, इसी को हम लोग बोलते हैं वी स्क्वायर RMS। ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशंस लिख लो, dn कितने मॉलिक्यूल्स हैं, dn इंटू वी स्क्वायर, इसी सबको ऐड करना है डिवाइड बाय dn का इंटीग्रेशन।
एफ वी जिसको दिख रहा है थोड़ा सा देख कर लिख लो, बी स्क्वायर डी वी अपॉन एफ वी डी वी। हालांकि ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, इससे भी करोगे तो यही टर्म्स आएगा रूट 3RT बाई एम। क्योंकि अभी हमने के के टर्म में लिखा है तो ये के के टर्म में आएगा। एक्चुअली ऐसे करोगे तो 3kT बाई स्मॉल एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब इसमें देखना तो तीनों टर्म्स लिख रहा हूं मैं एक साथ। Vp आया था रूट 2kT बाई एम, ये सबको याद हो गया होगा। V एवरेज जो आया था रूट 8kT बाई पाई एम, और V RMS एवरीवन नोट, सारे बच्चों को ध्यान में रहना चाहिए, सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, 3kT बाई स्मॉल एम। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 बाई पाई, बाकी सब तो सब सेम है। 8 बाई पाई क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा बिकॉज ये 8 बाई 3.14, तो 2 से ज्यादा है, बट 3 से कम है बच्चों। ये 9 से ऊपर होता है 8 के जगह पे, तब 3 होता। तो यहां से देखोगे अगर इसमें हम पुट करें तो यहाँ पे कहीं V एवरेज आएगा और यहाँ पे कहीं V RMS आएगा। और ये सबको पता होता है, याद होता है, Vp सबसे छोटा है, फिर V एवरेज है और फिर V RMS है। मेंस में ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाता है। मुझे पता है केमिस्ट्री में तो ये याद कर ही लियोगे, यहाँ पे तुम दोबारा देख लो। यहाँ पे एक और चीज है, अगर कोई पूछते है ऐसे कि NVP, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड Vp, NV एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद V एवरेज, और NV RMS नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद V RMS, क्या रिलेशन होगा? रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, बिकॉज Vp से इतने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, V एवरेज से इतना और V RMS से इतना। एक टर्म मैंने लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता क्या है? इंटरनल एनर्जी तो समझ सकते हो। जब हाइपोथेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं लगता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई इंटरनल उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस में डिफाइंड नहीं होगा। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। So this internal energy of an ideal gas system consists of only kinetic energy of the molecules. लेकिन kinetic energy में भी जेबी बैच को अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होगा। एक होता है कि ट्रांसलेशन मोशंस के कारण काइनेटिक एनर्जी, बॉडी ट्रांसलेट कर रहा, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक होगा कि बॉडी मूव नहीं कर रहा, बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेशनल काइनेटिक, इसका भी कुछ एनर्जी है। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। जे बैच को क्लियर होगा, जेआर बैच को क्लियर होगा। एंड अगर कोई मॉलिक्यूल्स 2 ब्लॉक ले लिया सपोज, और उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और वो मूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहा, रोटेट भी नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसके पास 3 तरीके से काइनेटिक एनर्जी रहेगा, एक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेज दैट कि हाउ मेनी वेज कोई भी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रख सकता है, टोटल कितने इंडिपेंडेंट वे है जिसमें वो एनर्जी रख सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के नीचे लिखो नंबर ऑफ
independent way in which the molecule possesses kinetic energy या possesses energy simply. हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा। जब हम काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना लिखेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, दैट विल आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, फॉर मोनोटॉमिक गैस, अगर तुम इंडियन ऑथर में देखोगे तो अदर देन एच.सी. वर्मा ये सब जगह लिखा रहता है मोनो एटॉमिक। एक्चुअली मोनो एटॉमिक नहीं होता, मोन एटॉमिक होता है। स्टैंडर्ड बुक देखोगे एच.सी. वर्मा या रेस्नी खरीदे या कोई और भी, तो ये देखना, फॉर मोनोटॉमिक गैस इसको कैसा एज्यूम करते हैं, दिस इज एज्यूम्ड एज स्मॉल स्फीयर लाइक पॉइंट मास, एक ही मास है, पॉइंट मास। सो इसके पास क्या हो सकता है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, सिर्फ ये मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। जो जे वाले बच्चे उनको पता है कि जब पॉइंट मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका एक डायरेक्शन इधर होगा वेलोसिटी का, इसका कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो सकता है, और कुछ कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में हो सकता है। इसका नेट स्पीड अगर हम लोग पूछे तो नेट स्पीड लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके लिए ऑल द थ्री डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल। If we write total translational kinetic energy, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, total translational kinetic energy, so we will write half mv square, लेकिन इसको अगर x y z के टर्म में लिखें, half mvx square plus एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी के कारण कुछ एनर्जी है, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के कारण एनर्जी है, जेड डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। कितने टर्म्स अपीयर हुए, 1 2 3। कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन इज 3। ऐसे सोचो कि इसका 3 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, कुछ पैसे इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे। 3 तरीके से इसके पास एनर्जी रह सकता है, एक्स डायरेक्शन के मोशन कॉरेस्पॉन्डिंग, वाई और जेड। और ये इंडिपेंडेंट है, कोई ये नहीं कहेगा सर इस डायरेक्शन के मोशन कान भी होगा, इसका जो मोशन है उसका कुछ कंपोनेंट इधर है, कुछ इधर है, तो इंडिपेंडेंट लिखा है। और देयर इज नो रोटेशन, रोटेशन कान इसमें जीरो है। वाइब्रेट कैसे करेगा, एक ही मॉलिक्यूल से, देयर विल बी नो केस ऑफ वाइब्रेशन। बट इफ वी टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, 2 पॉइंट मास होंगे, जैसे H2, H और H, ऑक्सीजन O2। इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में होगा, और इसका मॉलिक्यूल एज ए होल जेड डायरेक्शन मूव करा, तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग
हाफ टोटल मास Vx स्क्वायर, ये टोटल लिख रहा हूं, दोनों का मास, इसका रोटेशनल भी होगा। सारे बच्चे देखना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा फॉर जेबी बैच, बट डोंट वरी, तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। बच्चों, 2 पॉइंट मास ऐसे रखा हुआ, इफ वी रोटेट लाइक दिस, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस, ऐसे रोटेट करेगा। जेबी बैच के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाद में समझ में आ जाएगा, जे बैच को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अबाउट, तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस के अबाउट, इसके कारण भी कुछ एनर्जी होगा। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो पॉइंट मास यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, आई एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, ऐसे ऐसे रोटेशन में पॉइंट मास है। क्लियर? तो इसके पास कितने टाइप से एनर्जी रह सकता है रोटेशन के फॉर्म में? वाई एक्सिस के रोटेशन के कारण, जेड एक्सिस के रोटेशन के कारण, बट नॉट अबाउट एक्स एक्सिस। इसके लिए मैं कहूंगा कि आई एक्स जो होगा वो 0 होता है, आई वाई कुछ होगा और आई जेड भी कुछ होगा। तो हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, रोटेशंस के टर्म में एक ये एनर्जी, एक ये एनर्जी, corresponding to rotation F will be 2। क्लियर यहां तक? यस। कुछ बच्चों ने कहा सर फोटो भेज दो, हमने कहा रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग F2 होगा और ट्रांसलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग F कितना होगा? 3 होगा। so F टोटल इसका कितना आ जाएगा? 5। इसके लिए हम एक चार्ट बनवाते हैं पूरा, अभी तो हम लोग पूरा डिस्कस नहीं किए हैं। सो मेक अ चार्ट। यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ गैसेस, लिखोगे मोनोटॉमिक, डायटोमिक, और ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में भी 2 टाइप का होता है, एक लीनियर होता है और एक होता है नॉन लीनियर। यहाँ पे हो गया किस मोड की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और लास्ट में टोटल। सो वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन मोशन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 कौन कौन सा टर्म होगा? हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। देयर इज नो रोटेशन, 0 0, तो F टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। डायटोमिक के लिए भी वही चीज रहेगा, रोटेशनल में हाफ 2 टर्म आएगा, आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस
हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2, यहाँ पे है 3, वाइब्रेशनल में लिखेंगे 0। कहोगे सर क्यों 0, वो बता रहा हूं। ये हो जाएगा टोटल 5। बट इफ वी टॉक अबाउट vibrational becomes active only at high temperature. This degree of freedom becomes active at high temperature. At high temperature, there are 2 degrees of freedom associated with this. तो एट हाई टेम्परेचर डायटोमिक गैस का हो जाएगा 7। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वाइब्रेशनल का। बच्चों वाइब्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, बिकॉज जब हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ म्यू वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। शायद जेबी बैच को भी पढ़ाए होंगे कभी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, 2 है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डायटोमिक गैस के लिए कितने हो जाएंगे, 2। अब कोई इसमें से पूछेगा सर हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, कितना टेम्परेचर, अलग अलग गैस के लिए वो अलग होगा। एंड वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है और पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम ऑक्सीजन गैस लिए और 500 केल्विन पे ले गया उसको सपोज, तो उसमें सपोज 10% मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है, 90% में वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं है। अगर उसी को हम 600 केल्विन ले गए तो हो सकता है 50% मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गया और 50% में नहीं है। अगर मान लो 600 से 650 ले गए तो हो सकता है 90% मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गया, और सपोज 700 ले गए तो ऑलमोस्ट 99% में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गया। क्लियर? तो देयर इज नो शार्प डिफाइंड बाउंड्री कि इसके ऊपर है इसके ऊपर नहीं है। तो क्या होगा, परसेंटेज वाइज। तो जब हम एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स अगर बोले, तो अगर वाइब्रेशन एक्टिव होना शुरू हुआ तो एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल्स 5 से ज्यादा होगा और 7 से कम होगा अगर बीच का टेम्परेचर है। क्लियर? ये अब आते हैं ट्राइटोमिक में ट्रांसलेशनल 3, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, दोनों में 3। ट्राइटोमिक लीनियर या नॉन लीनियर, अगर लीनियर हुआ तो रोटेशनल में तो 2 ही होगा, लेकिन नॉन लीनियर में रोटेशन में 3 हो जाएगा, बिकॉज IX ओमेगा वाई भी आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है। वाइब्रेशनल अगर अभी नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस केस में 6, इस केस में 5। सब फोटो भेजिए सर। नेक्स्ट सेटिंग डालो बच्चों।
ईशान क्या बोला? फोटो में क्या दिख रहा है बोर्ड? 4K क्वालिटी मतलब? सर बहुत अच्छा फोटो दिखता है सर, एकदम साफ। अच्छा, जबकि वो व्हाट्सएप पे जाता है तो फोटो वो हो जाता है ना, क्वालिटी खराब हो जाती है। ओरिजिनल तो और अच्छा रहता है। चलो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? देखो नाम से ही बता रहा है, इक्वी पार्ट, इक्वल पार्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पढ़ा तो उसका रोल क्या था, क्यों पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट सेज दैट, दिस लॉ सेज दैट average energy corresponding to average energy of a molecule corresponding to each degree of freedom क्या होगा, इक्वल या अनइक्वल? नाम ही करा इक्वल होगा, तो डिग्री, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वल होगा किसी को पता है कितना होता है ये? half KT, where K is Boltzmann constant. Boltzmann constant and T must be in Kelvin. जब हम एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग एवरेज लेंगे, बिकॉज एनर्जी एक मॉलिक्यूल्स का कोलिजन के कारण चेंज होते रहता है। तो वी विल टॉक अबाउट एवरेज। सो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, अब ये काइनेटिक एनर्जी जो लिख रहा है इसमें रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है। टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F/2 degree of freedom into अगर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या हो जाएगा, F इंटू हाफ KT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण हाफ KT, F डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। अब यहाँ पे ध्यान देखना, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना ध्यान से बताते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एवरेज, बिकॉज हम बात करें एक मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, जब 1 मोल लेंगे तो एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी एक का ज्यादा होगा, किसी दूसरे का कम होगा, तीसरे का अलग होगा, और जो एवरेज है वही टोटल हमेशा रहेगा। एक का लिखेंगे तो एवरेज लिखना जरूरी है, एक मोल का लिखेंगे तो एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है। जब लार्ज नंबर लेंगे तो हर मोमेंट पे उसका सेम ही रहेगा। सो टोटल एवरेज वर्ड हटा देता हूं, ये सब कोई नहीं बताता है, ये सब सिंपली लिख देते हैं फॉर्मूला। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल
So we will say that F/2 kT एक मॉलिक्यूल्स का into Na एवोगाड्रोज नंबर, K into Na को ही क्या बोलते हैं? R. F/2 RT. If we talk about total kinetic energy of n mole of any gas, at temperature T, क्या आ जाएगा बच्चों? एक मोल का इतना, n F/2 RT. और हमने कहा था आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है यही इंटरनल एनर्जी है. तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया. इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस इज n F/2 n RT. सो आज का ये अचीवमेंट रहा कि तुमने दोबारा इसको पढ़ लिया और अब याद हो गया होगा. इज इट क्लियर? सो इस इंटरनल एनर्जी में सुनना, अगर हम बात करें मोनोटॉमिक गैस का, लाइक हीलियम, नियोन, इसका टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? F कितना है? 3/2 nRT. If we talk about diatomic gas, तो टोटल इंटरनल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा? F5 है, 5/2 nRT. लेकिन अगर हम डायटोमिक की बात करें तो इसमें टोटल एनर्जी में दो का कंट्रीब्यूशन है, एक ट्रांसलेशनल और एक दूसरा रोटेशनल. वाइब्रेशनल की अभी बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर T टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस है और T टेम्परेचर पे ही हीलियम गैस है, n मोल, इक्वल मोल या 1 मोल लेते हैं, तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? हाइड्रोजन का या हीलियम का? हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का ज्यादा होगा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी. बट अगर पूछा जाए टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? हीलियम. सेम होगा. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? और दोनों का इक्वल होगा, दोनों का इक्वल होगा. इक्वल होगा. ऑल टाइप्स ऑफ गैस, सबके कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होगा, तो 3/2 nRT. This is total translational kinetic energy of all types of gas. तो ये सवाल ध्यान देना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है सवाल में या टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है. क्लियर? Yes sir. So अगर मैं बात करूं, लेट्स 32 ग्राम ऑक्सीजन, there are two sample, one sample has 32 ग्राम ऑक्सीजन at temperature T, दूसरा सैंपल है 32 ग्राम नाइट्रोजन at temperature T.
which gas have greater kinetic energy? O2 सैंपल या N2 सैंपल? दो सैंपल लिए, दो कंटेनर लिए, दोनों में 32 N2 सैंपल। 32 ग्राम नाइट्रोजन। N2 सर। किसका होगा? N2। N2 का ज्यादा होगा। रीजन इज, अभी मैं बात कर रहा हूँ इस सैंपल का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा या इसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा। टेम्परेचर सेम है, टाइप ऑफ गैस भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इसमें ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो ये ध्यान देना है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक सवाल आता है, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ this fraction of total energy, yeah, what fraction of total energy is in the form of rotational kinetic energy in O2 gas? What fraction of total energy is in the form of rotational kinetic energy in O2 gas? क्या आंसर कहोगे? टू बाई 5। Rotational का degree of freedom 2, total degree of freedom 5, so 2/5 will be the answer. तो आज यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।